ब्रह्मांड दो चीजों पर खड़ा हुआ है। एक तो ग्रेविटेशन पुल पर, हाँ जी, पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशन पुल है, इसलिए हम यहाँ खड़े होते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ये काम आप मून पे नहीं कर सकते। ग्रह आपस में टकरा नहीं रहे, इसलिए नहीं टकरा रहे क्योंकि उनका अपना मैग्नेटिक फोर्स है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हेड फिर नॉर्थ पे रखते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। उसका हेड नॉर्थ पे रखते हैं अच्छा, और पैर ऑटोमेटिकली साउथ में जाएंगे क्योंकि अब उसे मैग्नेटिक करंट की जरूरत नहीं। ब्रह्मस्थल अगर डिस्टर्ब है ना तो उसका कोई उपाय ही नहीं है, जितना मर्जी वास्तु करवा ले। बाकी अगर ब्रह्मस्थल डिस्टर्ब हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया तो कोई उपाय नहीं है फिर तो। जब वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो आपका सत्व रजस और तमस भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहां से आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। हुआ क्या कि हमने वास्तु को अलग फेंक दिया, ज्योतिष को अलग फेंक दिया, आयुर्वेद को अलग फेंक दिया, तो हमको उनको जोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो उसका नाम है एस्ट्रो वास्तु। जनरली क्या होता है, या तो हम ज्योतिष की बात करते हैं या हम वास्तु की बात करते हैं, तो हमको लगता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपकी कुंडली में घर का योग नहीं है तो फिर वास्तु का मायना कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता। लेकिन कुंडली में आपकी में घर का योग हो ना हो, लेकिन रहने को तो स्थान होता है, चाहे वो किराए का क्यों ना हो। तो आप किराए की, बहुत सारे लोग इस दुनिया में किराए से जिंदगी शुरू करते हैं, किराए के मकान से। उस मकान से वो अपना कोठी महल सब बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तु और ज्योतिष हर स्टेज पर एक दूसरे का साथ देते हैं। सवाल ये है कि वास्तु पहले देखना चाहिए या कुंडली पहले देखना चाहिए। अगर कुंडली में घर नहीं है तो फिर वास्तु किसका, और कुंडली में घर है और फिर जीवन में असुविधा है, इसका मतलब है कि कुंडली ने तो भाग्य में वास्तु लिख दिया, घर लिख दिया, लेकिन जो घर है उसमें गड़बड़ है। तो इन दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं और इनको सेपरेट करके देखा नहीं जा सकता। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका मैंने आपको बताया एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सबको मालूम ही है, मेरे चेहरे से भी लोग जानते होंगे, लोग मेरे को कई सालों से जानते हैं। मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ। तो वास्तु की बात जो है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको सुनाते हैं, फिर वास्तु पे चर्चा करेंगे आपसे। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में एक दैत्य था जो बड़ा खतरनाक हो गया, और ऐसा हो गया उसको अलग से ताकत थी, तो पृथ्वी और आकाश को उसने खाना शुरू कर दिया। तो देवता जो थे बड़े परेशान हुए। वो जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज हमको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये जो पुरुष है, इसका नाम वास्तु पुरुष बना बाद में, कि ये खतरनाक हो गया, आप ऐसा करो, इसको उल्टा करके जमीन में गाड़ दो और सबके सब जितने तुम देवता हो सब बैठ जाओ इसके ऊपर, हर कोने से इसको संभालो। तो उन्होंने क्या करा कि उसको मंडूक की तरह से, जैसे मेंढक होता है, मेंढक की तरह से उसको लिटा दिया। तो उसके जितने भी कोने थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहां पर सारे देव खड़े हो गए और तो उसका पेट उठ गया, जैसे मेंढक का उठ जाता है। तो वहां से वास्तु पुरुष की कथा शुरू होती है। तो वास्तु पुरुष है क्या, कैसे काम करता है, ये तो छोटी सी कथा है। मेरे साथ है कविता चैतन्य, हमेशा की तरह, और ये वास्तु में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं वास्तु जानता हूँ, ये एक्सपर्ट हैं। तो आज इनके साथ संवाद करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, तो आप ये बताइए कि जो वास्तु पुरुष की कहानी है, इसमें और क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? सर, आपने भी बात की कि कुंडली में अगर जैसे योग नहीं है किसी के घर के, तो वास्तु तो कहते हैं कि एक झोपड़ी की भी हो सकती है, या फिर जो किराए पर घर ले रहे हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं वास्तु जिस डायरेक्शन में वो रह रहे हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस ले रहे हैं, वो भी उनके ऊपर इफेक्ट करेगी। जैसे मुझे अपना बचपन याद है, पहले मेरे पेरेंट्स किराए के घर में रहते थे, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो हमेशा बोलते थे कि इस घर में जो भी आता है ना वो अपना घर बना के ही जाता है। और सचमुच ऐसा ही हुआ। अब मुझे लगता है शायद वहाँ की डायरेक्शंस बहुत अच्छी होंगी, बिल्कुल परफेक्ट सब चीजें बनी होंगी, तो शायद इसीलिए। तो मेरे को लगता है कि आपकी बात सुनने के बाद ये जो हमारा जो प्रोग्राम है
जनरली जो वास्तु की हम जब बात करते हैं तो वास्तु की बात करते हैं कि किसी की बड़ी भारी फैक्ट्री है, किसी का बहुत बड़ा मकान जी। है, कोई आदमी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में जमीन खरीदने जा रहा है। ऐसा होता नहीं। आदमी एक कमरे में, 2 कमरे में, 3 कमरे में, 3 कमरे का फ्लैट हो जाए तो महानगर में तो आदमी अपने को बहुत भाग्यशाली समझता जी है, हाँ। वही करोड़ों में आता है। तो आप आज की आपकी बात सुनने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो वास्तु है, आज जिस बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु, ये हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। जी वो हाँ। चाहे झोपड़ी में रहता हो, हाँ, जी जी जी। चाहे वो एक कमरे के किराए में रहता हो, तो वहां से उसके जीवन में, क्योंकि जो भी आदमी झोपड़ी में रह रहा है उसका कोई सपना होता है, जी हाँ। और जो कोई एक कमरे के मकान में रह रहा है उसका भी सपना होता है, और अधिकतर लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। सर जो छोटे घर में रह रहे होते हैं ना, एक आध रूम में रह रहे होते हैं, वो काफी एम्बैरस फील करते हैं वास्तु कराने में कि एक ही तो रूम है, लोग क्या बोलेंगे कि एक रूम का हम क्या वास्तु करें। ठीक बात है, जी लेकिन आपका मानना ऐसा है कि एक कमरे का भी वास्तु हो सकता है? जी हाँ। कैसे होगा? सर एक ही मेरे पास एक जमाने में एक कमरा था, उसमें किचनेट थी और बहुत बड़ी छत थी, तो ऐसे ही था, वो भी किराए का था। तो मैं तो वास्तु उस समय कराया नहीं था, लेकिन कैसे करना चाहिए? सर मैंने आपकी स्टोरी जो मुझे पता है पिछली, आपने बताया हुआ कि एक रूम का घर था और आगे बहुत बड़ा टेरेस था, खुला था, और वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई। आपने मुझे एक बार ऐसे बताया वो, तो उसी के बाद आपने मतलब किस मुकाम पे पहुंच गए, मतलब बड़ा मुश्किल है छूना उस मुकाम को। तो अगर इस बात की जैसे देखा नहीं हुआ, पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ का पूर्व और उत्तर दिशा बहुत हल्की हो, खुली हो, और दक्षिण और पश्चिम में वो जो रूम बना हुआ था वहाँ का कंस्ट्रक्शन हो। इसके साथ साथ आसपास को जो वातावरण है उसको भी हम ध्यान देंगे कि जैसे कोई जल साधन है या कुछ है, पानी का है, वो नॉर्थ या ईस्ट में होगा। आप क्यों कहती हैं कि आदमी का जो घर है उसका जो पूर्व उत्तर है वो हल्का होना चाहिए, और जो उसका वेस्ट और साउथ है, पश्चिम और दक्षिण है, वो थोड़ा हैवी होना चाहिए? इसके पीछे वास्तु का क्या सिद्धांत है? सही, यहाँ पे अगर इसको साइंस के साथ रिलेट करें तो हम प्राकृतिक शक्तियों को लेंगे। वेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सौर ऊर्जा है, और नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चुंबकीय शक्ति है, जिनका प्रवाह जो तो सूर्य ऊर्जा है वो पूर्व से पश्चिम तक जाती है। तो पूर्व दिशा हल्की होगी, खुली होगी, तभी वो हम पूरा जो उसका प्रभाव है हम ले पाएंगे। ऐसे ही जो है चुंबकीय शक्ति है, उत्तर से दक्षिण तरफ जाती है, तो हम वो प्रभाव ले पाएंगे। पूर्व से पश्चिम तक हम सौर ऊर्जा लेते हैं। तो जब सनराइज होता है तो सुबह के टाइम पर उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना सर, सुबह की, उसमें रासायनिक शक्ति होती है, एक केमिकल्स मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जो ब्रह्मांड होता है वो शुद्ध होता है। सुबह की बैंगनी किरणें होती हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करती है, तो हमारे में स्वास्थ्य प्रदान करती हैं सुबह। उसके बाद धीरे धीरे फिर रक्ताप किरणें आ जाती हैं, वर्णकम प्रकाश हो जाता है, उससे पहले फिर रक्ताप किरणें आती हैं। तो ये बहुत ज्यादा हीट होती है इनमें, इसलिए हमने बात की हुई है कि वेस्ट को बंद रखा जाए, मतलब पूरी तरह बंद नहीं, उसको भारी रखा जाए, जिससे कि जो वहां से जो सौर ऊर्जा मिल रही है हमेशा दोपहर के बाद, तो उसकी जो इतनी प्रचंड हीट होती है उसका इफेक्ट ना आए। इसलिए भारी पेड़ वगैरह लगाने का हमने वेस्ट में विधान रखा हुआ है। और ऐसे जो हमने चुंबकीय शक्ति की बात की कि नॉर्थ से साउथ में प्रवाह होता है उसका, इसलिए हम नॉर्थ दिशा को हल्का रखते हैं कि वो जो चुंबकीय शक्ति हमें मिले, और साउथ को भारी रखते हैं कि वो जो शक्ति है, मतलब प्रवाह है, वहां पे उसको रुक जाए और वो पूरा हमारे घर में व्याप्त रहे। मैं आपकी बात समझा, इसको मैं थोड़ा ज्योतिष से समझाने का प्रयास करता हूँ। तभी आप बात कर रही थी चुंबकीय शक्ति की, आपने बोला चुंबकीय शक्ति होती है, फिर आपने बोला अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो तो होती ही हैं। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में भी हम यही सारी बात करते हैं। ज्योतिष का जो सूत्र है वो ये है कि, बल्कि ज्योतिष का क्या सूत्र है, पूरे ब्रह्मांड का जो सूत्र है, ब्रह्मांड 2 चीजों पर खड़ा हुआ है। एक तो ग्रेविटेशन पुल पर, हाँ जी, पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशन पुल है, इसलिए हम यहाँ खड़े होते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ये काम आप मून पे नहीं कर सकते। मून पे आदमी कूदता हुआ चलता है, आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। इसलिए दूसरा आपने बोला चुंबकीय शक्ति, तो इन दोनों से ही अगर ये ग्रह आपस में टकरा नहीं रहे, इसलिए नहीं टकरा रहे क्योंकि उनका अपना मैग्नेटिक फोर्स है,
और उनका ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये ब्रह्मांड टिका ही दो शक्तियों के ऊपर है, जी। और वास्तु में भी इसी के सिद्धांतों में वास्तु बनेगा, क्योंकि ये तो बेसिक सिद्धांत है। इसको हम साइंस के सिद्धांत बोल सकते हैं, ज्योतिष सिद्धांत बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो ये आपने खास तौर से बात बोली। और दूसरा आप बोल रही थी कि जो नॉर्थ ईस्ट है या ईशान कोण जिसको बोलते हैं, उसको हल्का रखना चाहिए। हाँ जी। मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न ये था कि इस तरह का कमरा एक जी। ऐसे कमरा है, हाँ जी। 10x12 का कमरा है, और एक आदमी रहता है उसमें, यंगस्टर है, और अब वो उसमें क्या करे? उसके वास्तु को उसकी दिशा क्या होना चाहिए? कैसी अपनी दिशा करे कि उसको, वो किराए का उसका मकान है, उसका मकान भी नहीं है, वो उसमें तोड़ फोड़ तो कर ही नहीं सकता। जी, अब उसको क्या करे? तो कहाँ उसका बेड हो, कहाँ उसका क्या हो, कहाँ उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ता है तो, या बिजनेस करता है तो कहाँ किस टेबल पे क्या कंप्यूटर बैठ के करना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए, बताइए। अगर किराए का भी घर है तो वहाँ पे कुछ चेंज तो हम कर नहीं सकते किसी के घर में, पर हाँ अंदर जितना हम समन्वय कर सकते हैं, इसमें हम पंच महाभूत भी लेते हैं। जैसे अक्सर आप बोलते हैं ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो वो हमारे भवन में भी होता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल का समन्वय। तो आपने बेड की बात की सर, जैसे तो बेड उसका हम ऐसे डायरेक्शन में रखें कि उसका सिर जो है वो नॉर्थ में ना रहे। ऐसा क्यों? हेड, क्योंकि ऐसा क्यों? ये भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जैसे दो पोल है हमारे अर्थ में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ऐसे हमारा हेड नॉर्थ है, पैर साउथ है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जैसे। तो अगर नॉर्थ की तरफ ही हम सिर करके सोएंगे तो मैग्नेट का जो एक सूत्र है कि दोनों अगर सेम अगर सामने आ जाते हैं दिशाएं, तो मैग्नेट रिपल हो जाता है। नॉर्थ नॉर्थ उसके सामने दो मैग्नेट है, दोनों का नॉर्थ नॉर्थ सामने लाएंगे तो वो रिपेल हो जाएगा। एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, तो वो ठीक रहेगा। तो ऐसे अगर हम हेड नॉर्थ की तरफ करके सो रहे हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हेड फिर नॉर्थ पे रखते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। उसका हेड नॉर्थ पे रखते हैं, अच्छा, और पैर ऑटोमेटिकली साउथ में जाएंगे, क्योंकि अब उसे मैग्नेटिक करंट की जरूरत नहीं, और उसका कोई ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं बचा। दोनों उसके काम खत्म हो गए। ना तो उसके पास मैग्नेटिक करंट है, और ना उसके पास में ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अब वो जो नेचर है, नेचर जैसे आपने बोला नॉर्थ एंड साउथ, अगर उसका हेड उस तरफ होगा तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी होती है। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी होती है। इसलिए जब भी जो भी पायरस बनती है, जो भी अपने जनरली, अब तो पता नहीं कैसे कैसे बनती है, लेकिन जो भी क्या बोलते हैं, शमशान घाट में जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा जाता है, तो ध्यान रखा जाता था पहले कि उसका हेड नॉर्थ में हो, पैर उसके साउथ में हो, क्योंकि यहाँ से वो पृथ्वी के अंदर जल्दी से उसके पंच तत्व का जो शरीर है उससे मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो जीवित है तब फिर उसको इस दिशा को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसका जो करंट है, वो करंट अगर उसमें सोएगा, नॉर्थ साउथ में सोएगा, तो उसका जो बॉडी का करंट है, बॉडी का जो मैग्नेट है, उसका दोनों का मैग्नेट है, उनका जो रिएक्शन होगा उससे उसको बुरे सपने भी आ सकते हैं, उसका कभी हार्ट फेल भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। तो ये लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, वहां पर नहीं सोना चाहिए। ये भी कारण है। ओके, अब आप ये बताइए कि ये वास्तु पुरुष में उसके बोलते हैं कि उसकी उस वास्तु पुरुष के हिसाब से दिशाओं का क्या ज्ञान है? वास्तु पुरुष में कौन कौन सी दिशाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? जैसे ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, और कैसी किस दिशाओं को क्या करना चाहिए? सर, वास्तु में मेन जो सेंसिटिव डायरेक्शन है ना, वो तो नॉर्थ ईस्ट ही है, जहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर है। उसको बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहिए जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ। और दूसरी सेंसिटिव जो जगह है वो है ब्रह्म स्थल। ब्रह्म स्थल अगर डिस्टर्ब है ना, तो उसका कोई उपाय ही नहीं है, जितना मर्जी वास्तु करवा ले। बाकी अगर ब्रह्म स्थल डिस्टर्ब हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो कोई उपाय नहीं है फिर। तो ये जो आप बात कर रही हैं, इससे तो मेरे को समझ में आ रहा है कि वास्तु शास्त्र का बहुत गहरा संबंध आयुर्वेद से होना चाहिए। आयुर्वेद से होना चाहिए, जबकि इसकी हम कोई बात नहीं करते ना।
है ना? कहीं नहीं है इसका कहीं नहीं है जिक्र ना। तो। पहले तो एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं है। तो वास्तु का तो मुझे संबंध लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पता वास्तु नहीं का सोचा नहीं आयुर्वेद सोचा। से भी कोई रिलेशन इसका है। संबंध आयुर्वेद से बड़ा गहरा होना चाहिए, हाँ क्योंकि जो हमारा घर है ये भी बॉडी है, जी, ये भी शरीर है ना, वास्तु का शरीर है ना। हाँ जी, वास्तु के शरीर के हिसाब से तो अपना घर बना रहे हैं। एक हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या है? स्टमक। जी। और आयुर्वेद बोलता है कि 90% बीमारियां हमारी स्टमक से आती है। नाभि का जो नाभि पॉइंट का है। पूरा जो एरिया, जी स्टमक का जी, जो एरिया है, पेट का जो बिल्कुल। एरिया है, तो हम्म, पेट से आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट वहीं से होता है। जो हम बात कर रहे हैं वात पित्त कफ की, जब बात कर जी, रहे हैं, तो वात पित्त कफ में इन तीनों का बड़ा हम्म, महत्व है। और जैसे ही अगर पेट आपका खराब हुआ तो आपका वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाता है। जी, और जब वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो आपका सत्व रजस और तमस भी डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। तो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहां से आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। और कई लोग बोला, आपने देखा हो, कहता मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मेरी पाचन शक्ति, यंगस्टर बोलते हैं, जी यंग जी, लोग बोलते हैं मेरा पाचन शक्ति इससे ठीक नहीं है। तो उसी तरीके से वास्तु में भी आयुर्वेद के, क्योंकि जितनी भी हमारी साइंसेज हैं, जब वेद पढ़ते हैं तो वहां से हमको समझ में आता है कि सब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हुआ क्या कि हमने वास्तु को अलग फेंक दिया, ज्योतिष को अलग फेंक दिया, आयुर्वेद को अलग फेंक दिया, तो हमको उनको जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे नहीं तो पूरे व्यक्ति को समझ नहीं सकते। हम व्यक्ति को समझ रहे, मतलब ऐसा हो गया कि 5 अंधे हैं और एक हाथी को दिख रहे हैं। जिसे सूंड पकड़ ली करा गया तो बड़ा मोटा होता है, जिसे पूंछ पकड़ ली बोलता है तो पतला होता है। तो इस तरह का कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसलिए जो आपका आपने बोला ब्रह्म स्थान जो है, तो ब्रह्म स्थान और ये आपका जो नाभि चक्र है, ये जो हम कुंडलनी की बात करते हैं, तो 3 जो हमारे चक्र हैं, नीचे के चक्र हैं, और इस चक्र से जब उठते हैं तब आदमी कुंडलनी जागृत होती है। तो इसी तरह से अगर आपका ब्रह्म स्थान खराब है तो आपका पूरा घर बिगड़ा। या किसी का ब्रह्म स्तर खराब है या किसी का कोई भी डायरेक्शन खराब है तो उस घर की वाइब्रेशंस तो खराब हो ही गई। करेक्ट। पर अब एक घर में 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 3 लोग जो भी रहते हैं, सबके ऊपर तो इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। पर्टिकुलर कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कुछ लोग ठीक है। वो तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्योतिष काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी कोई मेरे को किस्सा सुना रहा, तो वो किस्सा अप्रोप्रिएट नहीं है। वो कहता है कि एक आदमी है, उसकी रोज की इनकम 2 लाख रुपए की है, और उसका जो घर है नॉर्थ ईस्ट में, उसका टॉयलेट है, तो नॉर्थ ईस्ट में दुकान है, वहां भी है, पैसा उसका आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुंडली में बहुत ही कोई बड़ा राजयोग चल रहा है, कृपा चल रही है, तो फिर ऐसा उसको दिक्कत नहीं होती। फिर कई बार क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली से 3 आदमियों को दिशा वो इफेक्ट नहीं कर रही, चौथे को कर रही है, इसलिए चौथा आदमी हमेशा बीमार रहता है। उसकी कोई दशा खराब है, दिशा खराब है, इसलिए कुंडली में वो है। उसके लिए हो सकता है वो दशा बाकी के लिए उपयुक्त हो, उसके लिए अनुपयुक्त हो, ऐसी स्थिति होती है। जी जी जी। अच्छा, ये आप बताइए मेरे को कि जो हम बात करते हैं कि ईस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ में क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा विस्तार करिए। और बाकी दिशाओं के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट हमने कर दिया, साउथ कर दिया, तो पश्चिम दिशा से हमारा क्या ताल्लुक है, या उत्तर से हमारा क्या ताल्लुक है? उत्तर दिशा और दक्षिण को हम कैसे समझते हैं? हम अपने अपने घर में जो उत्तर है उसको कितना सुरक्षित रखना चाहिए? उत्तर दिशा को हमको कितना महत्व देना? ईस्ट को दे दिया हमने, हम कह रहे हैं उत्तर दिशा को, यहाँ से धन आता है। उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा के जो स्वामित्व मिला हुआ है बुध ग्रह को मिला हुआ है। करेक्ट। और अभी आपने जैसे बताया था कि वास्तु पुरुष मैं एक को, सवाल पूछ सकता हूँ? जी, ऐसा बुध को क्यों मिला है? इसका कोई लॉजिक हो सकता है? सर इसमें लॉजिक कुछ नहीं, हर दिशाओं को एक एक ग्रह का स्वामित्व मिला हुआ है। जैसे उत्तर दिशा को धन का कारक माना गया है, बुध को भी मतलब एक धन का कारक ही माना गया है एक तरह से। और उत्तर दिशा में जो देवता है, जैसे हमने 45 देवतास की बात की, तो जो मेरे को क्या लगता है, एक मिनट मैं आपको बोल सकता हूँ? जी जी, मेरे को लगता है कि जब हम कुंडली देखते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो पूरब, सूर्य तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ जी, सूर्य का मतलब पूर्व दिशा हो गई। तो वो जो उत्तर दिशा है या ईशान कोण जैसे पड़ता है, वो वहां पर जो बुध जो है सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं होता। हाँ जी, तो उसके साथ में ही है। और बुध जो है, बुध विद्वता का भी है, इंटेलिजेंस का भी है, जी जी, क्रिएटिविटी का भी है। और ऑब्वियसली जब इतने सारे आदमी काम करेगा तो उसका कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए।
जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब से सूर्य पूर्व से निकला जी और सूर्य के साथ बुध रहता है ज्योतिष में, जी तो बुध रहता है तो उससे 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं होता। जब सूर्य निकला है सुबह, रोज निकलता है, तो वो निकलने के बाद इधर से दक्षिण की तरफ से घूमता हुआ जाता है। उत्तर दिशा उसने टच नहीं की, जी तो उत्तर दिशा में पूरा बुध का राज हो गया। हाँ जी और बुध जो है, बुध का संबंध कुबेर से भी है जी और बुध का संबंध लक्ष्मी से भी है कुछ हद तक। तो इसलिए जो उत्तर दिशा है, इसलिए धन की दिशा हो गई। सर उत्तर दिशा में जो आप बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर दिशा में ना 3 देवता है, सोम, भल्लाट और मुख्य, और ये धन के देवता है। अगर ये जो जितना घर का एरिया सोम, भल्लाट और मुख्य के उसमें आ रहा है, अंडर में आ रहा है, उनके स्वामित्व में आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर वो बिल्कुल साफ सुथरा है, घर की एंट्री वहां से है। अगर किसी का नॉर्थ फेसिंग है तो वहां से तो धन की वर्षा ही होती है, फिर प्रोस्पेरिटी, धन और मान सम्मान सब कुछ ही मिलता है। तो बुद्ध का संबंध इन देवताओं से भी है, बहुत गहरे में कुबेर से भी है, बहुत गहरे में लक्ष्मी से भी है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो जो नॉर्थ की दिशा है उसको रखा जाता है। लेकिन हमने ऐसा भी सुना है कि मान लीजिए जो पूजा स्थल होता है जनरली ईस्ट में होता है, अगर मान लो किसी के ईस्ट में, पूर्व में पूजा स्थल नहीं बन पा रहा घर में, तो उत्तर में प्रयोग करते हैं। उत्तर में बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्वामी तो जुपिटर है, बृहस्पति है, तो वो वैसे शुभ स्थान माना गया है। और उसके बाद ईस्ट है, क्योंकि उसके स्वामी सूर्य हैं। अगर वहां नहीं मिल रहा है स्थान, तो फिर हम उत्तर में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी शुभ ग्रह है ना, बुध है। ठीक बात है। अभी आप बात कर रही थी 45 देवताओं की, 45 देवताओं की, इनका क्या मोटा मोटा क्या रोल है? बाकी तो विस्तार से आपसे बात करते रहेंगे। जो 45 देवता है, इसमें सबसे मेन जो देवता है वो ब्रह्मा है, जो उसके सेंटर में, ब्रह्म स्थल में माने जाते हैं। उसके बाद जो 45 देवता है, उनका हर डायरेक्शन के स्थान से अलग अलग रोल होता है। और 32 देवता बिल्कुल भूखंड के कॉर्नर में होते हैं। तो उन देवता पर अगर स्थल, जो देवता का स्थान है, वहां पर अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो और वास्तु के अकॉर्डिंग हो, तो बस फिर तो घर की वास्तु, मतलब अंदर कुछ भी करते रहो, सामान, ये वास्तु नहीं होती कि सामान इधर कर लिया, उधर कर लिया, ये इधर रख लिया तो हो गई वास्तु। उन देवताओं को बहुत अच्छे तरह से उनकी जगह को हमें यूटिलाइज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आदमी जमीन खरीद रहा है, तो खरीदते हैं इस देश में, तो बहुत लोग खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसमें घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं, तो वहां पर मेरे को लगता है ये जो 45 आपके देवता हैं, इनका बड़ा भारी रोल है। और अगर इनको ध्यान में रखा जाए, उनको ध्यान में रख के कि बाकी उसकी जो दिशाओं का पूरा अंदाज देखकर किया जाए, तो मैं समझता हूँ फिर उस जगह में वृद्धि होती रहती है और प्रॉस्पेरिटी रहती है, वहाँ पर हेल्थ इश्यू नहीं होते किसी के, और घर में एक सुख शांति भी बनी रहती है। बिल्कुल। तो वहाँ पर इन देवताओं का बड़ा महत्व है। और ऐसा भी सुनने में आएगा कि देवता का की जो जगह है, आपने उसका दरवाजा बंद कर दिया या उसको और तरह किसी तरह से ब्लॉक कर दिया, तो फिर उस एरिया से संबंधित जो भी सुख समृद्धि है वो भी ब्लॉक हो जाती है। जी सर, बिल्कुल। तो कई लोग कहते हैं ना कि हमें साउथ फेसिंग घर नहीं लेना है, या कौन सा फेसिंग का घर हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन सा लेना चाहिए। तो फेसिंग तो सभी ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो सभी ठीक है, बस उस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से उसका मतलब वहां पर निर्माण किया जाए। जो खुला स्थान रखना है उसको खुला रखा जाए, जो बंद रखना है, जिस देवता का, जो असुर देवता है, बंद रखना है उसको बंद रखा जाए, तो वास्तु अपने आप सही हो जाती है। ठीक बात है। मैं काफी देश विदेश जाता रहता हूँ जी। तो जब मैं अमेरिका गया, कनाडा गया और जगह गया, तो वहाँ पर जो है, वहाँ वो लोग, अमेरिका सबसे बड़ा रिच है, उसके रिचनेस का एक कारण ये भी है कि वहाँ तो जमीन बहुत है। हाँ जी। और उस जमीन के एवज में आबादी कम है, और इसलिए वहाँ का नॉर्थ ईस्ट खाली पड़ा हुआ है। 90% घर जो है नॉर्थ ईस्ट में बने हुए, तो ऑटोमेटिकली जब नॉर्थ ईस्ट में किसी का घर बन जाता है, हाँ। तो वहाँ पर उसका वास्तु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सर, जो ये विश्वकर्मा है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो इनका क्या रोल है वास्तु में? इनका बड़ा भारी रोल है जी इनका, क्योंकि जब ये ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, ये भी मानस पुत्र ही हैं, उनके फिजिकल पुत्र कोई नहीं उनका, ये भी बताना पड़ेगा। ये उन्होंने तो वो तो मन से पैदा कर देते हैं ना,
जी इसलिए जी। मानस पुत्र, विचार किया और पैदा हो गया। हम्म, तो ये मानस पुत्र हैं ये उनके, और इनको उन्होंने रोल दिया कि तुम भवन निर्माण करोगे, इस दुनिया में भवन निर्माण करोगे। जी। जब सतयुग था तब इन्होंने सतयुग में भवन निर्माण किए थे। सतयुग का पूरा जो स्ट्रक्चर है उन्होंने जी तैयार जी। किया था। अच्छा। जब ये त्रेता में थे तब इन्होंने लंका बनाई थी। बाद अच्छा। में किसी और की भी दोनों कथाएं इन्होंने बताई थी। और जब द्वापर में थे तब इन्होंने द्वारका बनाई थी। तो इनका बड़ा भारी रोल है। वैसे भी वास्तुशास्त्र में जो जो आपका वास्तु पुरुष है वो जमीन की बात करता है, एनवायरनमेंट की बात करता है। जो उसमें तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो सारा एरिया विश्वकर्मा के पास आता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वास्तु के कितना बढ़िया होना चाहिए, ये देवता को भी हमने खुश कर लिया, जमीन भी खुश कर लिया, सब कर लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, लेकिन हमने उसको क्या स्थापित कला के नियमों से बनाया नहीं बनाया। जो स्थापित कला के नियम है, तो जब हम लंका की बात करते हैं, रावण की लंका की, तो वो अलग ही लंका थी, उसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन उसमें इनका भी रोल है, कई कहानियां हैं, उनको ना देखकर। तो विश्वकर्मा सतयुग से लेकर द्वापर तक हर जगह काम करते रहे थे। आज भी हम जो करते हैं उन्हीं के सूत्रों पे काम करते हैं। खास तौर से जब मंदिर बनाते हैं या कोई ऐसा महल बनाते हैं खास तौर से, तो विश्वकर्मा के सूत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई एरिया बड़ा हुआ है तो एक एरिया घटेगा भी, कम भी होगा। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ अच्छा होता है, शुभ होता है, प्रोस्पेरिटी होती है। पर अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट घट भी तो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट मान लो, ये इतना बड़ा है, ऐसे मान ले, तो इधर जो इधर आएगा कैसे घटेगा, ऐसा मतलब। जी जी हाँ, तो पीछे से घट भी तो रहा है ना। करेक्ट। हालांकि इसको बोला जाता है शेरमुखी प्लॉट बोला जाता है, जो आगे से एंट्री से चौड़ा हो और पीछे से घट रहा हो। अच्छा, अब शेरमुखी की बात हो रही है, तो शेरमुखी तो कहते हैं कि क्या नाम है, तो अगर दुकान है, व्यवसाय की जगह है तो अच्छी होती है, घर के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसा क्यों? सर एक ना खाली बात कर ली कि शेरमुखी क्या होता है कि सामने से, फ्रंट से वो बढ़ा हुआ है, पीछे से घटा हुआ है। करेक्ट। पर यहाँ पे डायरेक्शंस भी तो देखनी पड़ेगी ना। अगर फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां से बढ़ रहा है तो शुभ है। अगर फ्रंट में साउथ है या वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, तो वो तो खराब हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमें डायरेक्शंस को साथ में देखना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल धारणा है कि अगर शेरमुख है तो दुकान अच्छी है, हाँ जी, अगर वो शेरमुख है, गोमुखी है तो घर के लिए अच्छा कहते हैं। अच्छा है ना। पहले शेरमुख की बात करते हैं। जी जी। इसका मतलब ये है कि ये सूत्र हर जगह नहीं लगता, उसमें हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, वो देखना ही पड़ेगा। दिशा और जो भी वास्तु के सूत्र हैं, जी जी, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं कॉमन सेंस से बात सोचूं, मान लीजिए कोई ऐसा भूखंड है, इधर बड़ा हुआ, इधर कम है, तो उसको फिर ज्यादा जगह मिल गई जी, ज्यादा जगह मिल गई, तो जो लोग बाहर से आएंगे, अगर कोई व्यवसाय की जगह है, होटल है या कोई लेन देन का है, तो लोग आएंगे, तो उनके लिए खुला हुआ एनवायरनमेंट है जी। इसका ये भी कारण हो सकता है। तो ज्यादा लोग आ सकते हैं एक ही समय में, और पीछे का किसी को पता नहीं। अगर घर का ऐसा होगा तो घर फिर बंद हो जाएगा पीछे जाके। जी जी, ये भी कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। ओके। और आपने अभी गौमुखा की बात करा, वो क्या होता है? गोमुखी आगे से नैरो होता है, पीछे से बढ़ता हुआ होता है। मतलब गाय का है, गाय का जैसे होता है, शेर का मुंह जो बड़ा होता है, हाँ, उसको शेरमुख बोलती है, और गाय का चूंकि मुंह जो कम होता है, पीछे का पोर्शन भारी होता है। समझा मैं? तो घर के लिए अच्छा माना जाता है, दुकान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका कॉमन सेंस ये हुआ कि छोटा अगर उसका द्वार है तो अंदर कितना भी सामान बड़ा हो, आदमी क्या सोचेगा? पता नहीं चलेगा उसे। और अगर दुकान है, अगर इतनी खुली हुई है, तो वो समझेगा इसकी बात तो सब माल मिल जाएगा। हो या ना हो, बात की बात है। कमर्शियल में देसी लैंग्वेज बोलते हैं ना कि मत्था बहुत चौड़ा है, उसका मत्था बड़ा है। तो मत्था चौड़ा है, तो उसका मत्था चौड़ा होना चाहिए। अच्छा, और ये बताइए मेरे को कि कई तरह की भ्रांतियां होती है कि प्लॉट खरीदते समय पूर्व दिशा का, तो कोई आपने पहले बताया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आदमी का मकान पूर्व में होना चाहिए, उसके उपाय हो जाते हैं। हाँ, ये भ्रांति हुई कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं है या नॉर्थ फेसिंग, कौन सा हम ले। फेसिंग सारी अच्छी होती है, बस और चीजें आसपास का एनवायरनमेंट देखेंगे। जैसे अगर मान लो साउथ फेसिंग है और सामने कोई बोरिंग हो रही है या कोई तालाब है थोड़ी दूर में,
कोई नहर है, क्योंकि साउथ साइड पानी का रखना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि साउथ है, अग्नि है, मंगल है उसका स्वामी, तो वो अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे सभी डायरेक्शंस का हम इस अच्छा तरह ये से बताइए लेते हैं। कि मान लीजिए कि सारी बातें पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, जी। फिर भी मकान में कोई दोष रह ही जाता है, चाहे वो एक कमरे का हो, 2 कमरे का हो, तो 3 कमरे का हो। तो पहली बात तो ये कि तो उसमें क्या उपाय हो सकते हैं, क्या मोटे मोटे उपाय हो सकते हैं कि अगर उसको उपाय करने से एक घर में जी जी क्या कर सकता है। मान लीजिए एक ऐसे कमरा है, कमरा क्या है, 3 कमरे का घर है जी जी और 4 वहाँ व्यक्ति रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पर क्या एक मोटा मोटा आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए। एक फ्लैट है 3 कमरे का, जी हाँ। उसमें वॉशरूम वगैरह सब हैं और ये सब है, तो इनकी सुख में वृद्धि कैसे हो, ये वास्तु के कौन से नियम है और या कौन से उपाय होते हैं वो करने चाहिए इनको, अगर गड़बड़ है तो। और किस तरह की गड़बड़ होती है, एक एक को लेते हैं। मान लीजिए जो घर का मुखिया है, हाँ जी। उसको जॉब की प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कैसा क्या क्या गड़बड़ है वहां पर। 3 सर, कमरे का मकान है, हाँ। बेडरूम, मतलब तीन तीन कमरे हैं और हर किसी को अपना अपना कमरा है। पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं, बेटा बेटी अलग अलग कमरे में रहते हैं और 4 व्यक्ति रहते हैं। पति जो है, व्यक्ति जो है, उसको कमरे में, उसको हेल्थ का इश्यू है, तो क्या उपाय हो सकते हैं। और मेरे को पक्का मालूम है कि बिना देखे नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर मोटा मोटा हम क्या उपाय बता सकते हैं। सर जैसे पहले हेड ऑफ द फैमिली की बात करें तो उनको ज्यादातर देते हैं साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट हो गया, क्योंकि साउथ वेस्ट का लॉर्ड जो है वो राहु है। तो यहाँ पे राहु का स्थान इसलिए देते हैं कि राहु क्या है, कूटनीति है, एक वो है पॉलिटिक्स है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, उसे कुछ ना पॉलिटिक्स की तरह खेलनी पड़ती है घर में, कि वाइफ को वाइफ की जगह रखा जाए, पेरेंट्स को पेरेंट्स का स्थान दिया जाए, बच्चों को बच्चों की तरह रखा जाए, तो उसे कूटनीति चलनी है। तो वहां अगर साउथ वेस्ट में उसका स्थान होगा, उसका रूम होगा, तो घर में एक होल्ड रहता है। ओके, 3 बेडरूम का सेट है किसी का जी, और उसमें पति पत्नी है, बेटा बेटी है, यंग बेटा बेटी, और सबका अपना अपना कमरा है, बेटी का अपना कमरा है, बच्चे का अपना कमरा है और पति पत्नी साथ रहती हैं। बाकी सब बढ़िया है, घर में सुख शांति है। लेकिन पति का मान लो स्वास्थ्य खराब रहता है, तो वास्तु का उपाय क्या हो सकता है। अगर उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, हो सकता है कि वहां पर जो साउथ डायरेक्शन है वहां पर कुछ पानी का स्थान बनाया हो, कुछ बोरिंग हो या कुछ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। ओके, पेट से संबंधित दिक्कतें, किडनी स्टोन वगैरह, किडनी की समस्या ये आती है। कई बार तो एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। अच्छा, तो साउथ में तो पानी का स्थान रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, तो वो तो हटाना ही पड़ेगा। मान लीजिए तो आपने बताया, मान लीजिए उसका जॉब में प्रॉब्लम है, बॉस के साथ या अपने बिजनेस में इनकम नहीं हो रही। इनकम जॉब मीन्स एक तो उसकी इज्जत नहीं बन रही ऑफिस में, या उसकी इनकम नहीं हो रही, दोनों में से कोई भी स्थिति में, तो क्या 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 गड़बड़ हो सकती है उसके घर में। उसके घर में साउथ ही डिस्टर्ब होगा, जो इनकम नहीं हो रही है, बॉस से नहीं बन रही है। देखिए अथॉरिटी भी तो होती है ना साउथ में, अथॉरिटी हो कि हमारा जो दशम भाव है कुंडली का, वो साउथ में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हुआ, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उसका घर पूर्व में है, पूर्व ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो साउथ देखा। अगर मान लो साउथ फेसिंग है, फिर उसको प्रॉब्लम है, तो उसका कहाँ प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर उसका घर साउथ फेसिंग है पर उसका रूम पीछे है, करेक्ट, तो अगर इंडिविजुअल खाली रूम का ही अगर डायरेक्शन देखा जाए तो वहां पे भी तो कहीं ना कहीं साउथ आएगा ना। ओके, जैसे एक रूम को हमने रूम लिया, बीच में कंपास रखा, तो वहां भी तो साउथ डायरेक्शन दिखेगा ना, उसको प्रोमिनेंट करेंगे। तो मेरा आपकी बात समझ गया कि मतलब ये है कि वो किसी भी दिशा में हो जी, उस दिशा का, इस दिशा का भी साउथ है ही, हर किसी का साउथ है जी, तो उसका मतलब वहाँ प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए वो जो बेटा है वो IAS होना चाहता है और या विदेश जाना चाहता है, अब इंटेलिजेंट भी हो नहीं पा रहा, तो क्या गड़बड़ है, उस वास्तु कहाँ गड़बड़ है। और अपने कमरे में, उसके कमरे का वास्तु के बाहर की होशियार है, कुंडली भी ठीक है, अगर वो लेकिन उसकी सिचुएशन खराब है, विदेश जाना चाह रहा है पर जा नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां का हमें नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट क्या है, उसका जो लॉर्ड है वो है मून,
चंद्रमा है, यहाँ पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है। ओके। तो अगर वहां पे डिस्टर्ब है या फिर वो बच्चा साउथ में रह रहा है, साउथ में जो चीज होती है वो फिक्स हो जाती है। तो अगर वो परमानेंट वहां साउथ में ही रह रहा है तो वहां से निकलेगा ही नहीं वो। तो उसका हम सामान उसका या उसका जो रूम है या उसका बेड है हम नॉर्थ वेस्ट में दे देंगे। ये हम बात नहीं कर सकते, तो उपाय क्या क्या कौन से होते हैं? हाँ, फिर उपाय है, फिर इनके वहाँ पे हम कलर थेरेपी करेंगे, कुछ एलिमेंट्स डालेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे एलिमेंट्स डालेंगे। मान लो हो सकता है कि एंटी कंस्ट्रक्शन हुआ रखा हो वहां पर, जैसे कि जहाँ पे द्वार नहीं होना चाहिए वहाँ द्वार है, जहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए वहाँ टॉयलेट दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, लेकिन अगर वो टॉयलेट दे रखा है उसको तो हटा नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? तो फिर उसका वहाँ पे हम कलर्स को देखेंगे कि कहीं एंटी कलर्स भी तो नहीं लगे हुए वहाँ पर। फिर वहाँ पे एलिमेंट्स डाले जाते हैं, और बड़ा स्पेस हो तो वहाँ पिरामिड भी डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी कट करनी पड़ती है। उपाय हो सकता है, उपाय हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट देंगे, पर अगर 70%, 60%, 80% भी काम कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाता है फिर। ओके। अब मान लीजिए वहाँ लड़की है जी, उसका एक अफेयर टूट गया है, वो डिप्रेस है और अब वो शादी भी नहीं करना चाहती, ऐसी स्थिति है, हाइपोथेटिकल है, जी जी जी, एक्चुअल नहीं है। तो वहाँ क्या क्या सीन, क्या कैसे उसके डिप्रेशन से निकालें और वहाँ उसको आगे बढ़ाएं शादी के लिए? जो मैरिज लाइक लड़कियां होती हैं जिनकी मैरिज की एज हो चुकी है, नहीं उसका एक अफेयर टूट गया, जी जी, हाँ तब अफेयर तो टूट गया ना, अब तुम आगे की बात सोच रहे कि उसकी मैरिज होनी वो नहीं सोच पा रही, उसे क्या क्या उपाय करें? आप तो ठीक बोल रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए? उपाय क्या होना चाहिए कि उससे उसका मन बदल जाए, ये मेरा मतलब है। यहाँ पर हम उसको अगर उसका खाली उसी के ऊपर हमें रेमेडी करनी है तो हम वहाँ पे उसके कलर दे सकते हैं। जैसे हम स्टोन पहनते हैं, नग पहनते हैं, येलो सफायर, ब्लू सफायर, तो उस तरह के कलर्स हम वहाँ दे सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं वहाँ पर, और साथ में उसकी कुंडली का तो इंडिविजुअल जो भी ट्रीटमेंट होता है वो होगा ही। कलर्स ऐसे दे दें, कुछ इस तरह के कलर जैसे कि भटकाव वाली जो चीजें हैं वो वहां से हटाई जाए। पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, जिसका लॉर्ड मून है। अगर वो दैट डायरेक्शन प्रोमिनेंट है ना तो फिर सब ठीक रहता है, क्योंकि मून है, मून में अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन खराब है तो एंटी कलर्स लगे हुए हैं तो वहां लोगों का मन भटकेगा ही भटकेगा। आजकल जैसा आप जानती हैं ना, हम एक और ऐसा बना रहे हैं, जी हाँ, जो डिजाइन किया है उसमें सारे नक्षत्रों का है, जी जी जी, उसमें सारी राशियों का है, और जो आपका नक्षत्र है, जिस व्यक्ति का परिवार है उसका नक्षत्र है, उसके नक्षत्र का एक डिजाइन बना के जिसमें सारे ग्रहों की शांति का हो, अगर उसको लगा दिया जाए और उस एक कमरे में लगा दी जाए, वो घर के लोग अगर उसमें ध्यान करें तो मैं समझता हूँ उससे पूरे घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। सर वो मैंने देखा था आपके ऑफिस में, पर जैसे सामने लगा हुआ और उसमें फोकस करते रहो ना तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेडिटेट हो रहे हैं खुद ही, क्योंकि उसमें जो कलर्स और जो उसका एलिमेंट्स वगैरह डले बिल्कुल प्योर है उसमें। तो बहुत बढ़िया रहा कविता जी, आपके साथ बात करके आज अच्छा लगा, और ये नए तरीके से है, और हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारा जो है एस्ट्रो वास्तु बड़ा फ्रेंडली है, और हम चाहते हैं कि जो भी समस्या है आम आदमी की, ये हमारा एस्ट्रो वास्तु आम आदमी के लिए है। बड़े लोगों के पास तो बहुत सारे बंदोबस्त हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो हम उपाय आपको बताते रहेंगे जो जनरल उपाय हैं, लेकिन हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है। तो ऐसी कोई स्थिति हो तो फिर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, अपना मैप भेज सकते हैं घर का, तो उसके हिसाब से हम आपको उचित उपाय बताएंगे, और वो जो है उसके लिए फिर आपको हमारे नंबर्स जो हैं उस पर आपको संपर्क साधना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।